मैम। चलिए, तो ये आपका है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम वाला पेपर। कोड है आपका E303। ठीक है। ये आपका पेपर 2019 का ही है, 2020 का अभी जैसा कि मैंने कहा मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये PDF मेरी पहले बनी हुई है पुरानी, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मुझे मिलते हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसमें आपको लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, मतलब कोविड के कारण जो पैटर्न हुआ था, वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन द टर्म लैंग्वेज, डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर हमें पहले भाषा को परिभाषित करना है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। तो आप अच्छी तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। अब क्योंकि मेन क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज, तो इसके अंदर आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, वो आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल क्या होती है, लैंग्वेज स्किल कितने तरीके की होती है, चारों स्किल्स को आप जो है मेंशन कर देंगे किसी भी एक चार्ट के थ्रू। उसके बाद उन चारों स्किल्स को आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली डिस्कस कर देंगे। डिटेल में नहीं जाना है उनके, सिर्फ अगर चाहें तो ब्रीफली डिस्कस कर देंगे। बाकी अगर आपने मेंशन कर दिया है तो वहाँ तक भी आपका काम चल सकता है। ठीक है। चाहें तो उन चारों स्किल्स को 3-3, 4-4 लाइन में या 5 लाइन में मैक्सिमम आप ब्रीफ में डिस्कस कर देंगे कि वो स्किल्स का मतलब क्या है। उसके बाद वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप हेडिंग डालेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहले उन थ्योरीज के नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर थ्योरीज में आपका क्या आएगा कि देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास। एक बच्चे का भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसके पीछे की क्या क्या थ्योरीज है वो लिखना है। जैसे आपकी एक थ्योरी है प्रैक्टिस थ्योरी। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड किस पर करती है, प्रैक्टिस पर। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे, आपकी लैंग्वेज उतनी ही बेहतर डेवलपमेंट होगी। अगर आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे की ये थ्योरी सबसे ज़्यादा आपको बताई जाती है कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके रूल्स वगैरह पर इतना ज़्यादा फोकस ना कर जिस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि रूल्स रटते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके, फोकस तो करना है लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर होना चाहिए कि हम उस लैंग्वेज को बोले खुद से, उस लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में ही कोई ऑडियो या वीडियो वगैरह सुने और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। जब जितनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी हमारी लैंग्वेज डेवलप होगी। तो सबसे पहली थ्योरी तो आपकी प्रैक्टिस की आ जाती है। उसके बाद एक आती है थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कि हम इस लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज़ करें। इंग्लिश में को अगर हम सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की ही कई अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम करें, ताकि खेल खेल में ही सही एक्टिविटी को करते करते हम बोर भी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज को भी सीख लेंगे। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन विद लाइफ। थर्ड आपका एक होता है कि हम जो है जितना ज़्यादा हम लाइफ से रिलेट उसको करेंगे, कोऑर्डिनेट जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा डेवलप होगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लर्न करने में ही रह जाएंगे या सिर्फ सीखने की ही कोशिश करेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक कोई बेनिफिट नहीं। अगर हम उसको रियल लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो ही वो लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज हो, वो बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगी। कन्वर्जेशन का आपका आ जाएगा कि हम उसी लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए, कन्वर्जेशन करनी चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी थ्योरी हो जाती है। उससे अलग अगर आप प्रॉपर थ्योरी की बात करते हैं, ये पॉइंट भी आपके थ्योरी में ही आते हैं। उससे अलग अगर आपने बुक वगैरह में देखा हो ध्यान से, थ्योरीज में आपकी अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे आपकी एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी होती है, एक नेटिविस्ट थ्योरी है, एक आपकी इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी करके थी। ठीक है। वो नोट्स में नहीं है, अलग से मेरे पास अवेलेबल है। उसका मैं जो है पिक वगैरह जो मेरे पास हो पाएगी क्लास के बाद उसको शेयर कर दूंगी ग्रुप में ही, तो वहाँ से आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर वो थ्योरीज आप याद नहीं कर पाते तो ये सारी थ्योरीज जो हैं आप यहाँ पर इनको पहले मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद 1 बाय 1 लीजिएगा, उनको डिफाइन कीजिएगा और किसी भी एक एग्जाम्पल के साथ जो है उसमें अपने आंसर को लंबा कर सकते हैं। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। यहाँ पर सबसे पहले हमें एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है उसको हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए हम लगभग कम से कम 1 पेज तो करेंगे ही करेंगे। आप एपिस्टेमोलॉजी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद जब आप एपिस्टेमोलॉजी के अलग अलग लेटर्स को डिफाइन करेंगे तो एक क्या आपके 1.5 पेज आराम से फिल हो जाएंगे। 2 हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन 1.5 तो आराम से भी फिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी भी बतानी है, प्रैग्मेटिज्म की भी बतानी है, आइडियलिज्म की भी बतानी है।
ठीक है। तो तीनों की आप एक एक पेज में भी करेंगे तब भी आपका आंसर इनफ हो जाएगा। तब यहाँ पर अब आपको डिटेल में ज़्यादा तो लिखना नहीं है। अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालेंगे नेचुरलिज्म एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। उसके अंदर जो मेन एपिस्टेमोलॉजी है कि नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या होती है, ठीक है। इसके अभी ये पॉइंट रह रहा है, हमारा टॉपिक रह रहा है क्लास में डिस्कस होना। जब क्लास में डिस्कस होगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ एक पेज में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालेंगे एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, और फिर ये डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट पर डालेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। 3 पेज आपके इसके हो गए, और 1.5 से 2 पेज आपके इसके हो गए। तो 4 से 5 पेज आपका आराम से काम जो है हो गया। अब एक सिचुएशन यहाँ पर ये आती है कि आपके 3 ना पूछकर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक ही होता। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता कि डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तब यहाँ पर आप इसकी एपिस्टेमोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में डिफाइन करते, आपका आंसर छोटा रह जाता है। उस केस में आप क्या करेंगे, आप पहले एपिस्टेमोलॉजी को डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से। 2 पेज आपके फिल हो गए, 1.5 से 2 पेज। उसके बाद नेचुरलिज्म हेडिंग डालेंगे, और नेचुरलिज्म क्या होता है जो आपने फर्स्ट ईयर में फिलोसफी में पढ़ा था वो आप लिखेंगे नेचुरलिज्म का डेफिनेशन को। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म हेडिंग डालकर वो डिफाइन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कमी लगती है आंसर की, आप थोड़ा और लिखना चाहते हैं, फिर वहाँ पर आप लिख सकते हैं करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। वो सारे पॉइंट जो आप वहाँ पर लिखकर अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको एक पेज पर आप हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, उस पर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अब नेक्स्ट पेज का मतलब यह है कि क्योंकि आपने नेचुरलिज्म को एक पेज पर पूरा डिफाइन करा है, यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा कि आपने पेज पर हेडिंग डाली एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, आपने 5-6 लाइन में डिफाइन किया, बाकी पेज छोड़ दिया, और नेक्स्ट पेज से आपने जो है नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हाफ पेज में आपका काम हो गया, तो उसके बाद वहीं से ही आप हेडिंग डालिएगा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फिर उसको डिफाइन करिएगा, फिर वहीं से ही जहाँ पर वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ही डालिएगा। 2 हेडिंग्स के बीच में आपकी सिर्फ 1 लाइन का ही गैप होना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 लाइन का रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप गैप मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे तो ये लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आपने क्या लिखा है वो तो बाद में ही पढ़ेंगे, मार्क्स तो आपको पहले ही मिल जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में मत कीजिएगा। आपको लास्ट में लगे कि आपका आंसर छोटा रह गया, आप ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाए, तब आप वहाँ पर करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म या करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इन चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, उसका मीनिंग बताना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में हम इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते कि 4 से 5 पेज भर दें। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम करिकुलम को डिफाइन करेंगे कि करिकुलम क्या होता है। ठीक है, करिकुलम को जो भी हम लिख सकते हैं करिकुलम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम आपका लगभग 1 पेज पर आ जाना चाहिए, 1 पेज आपने करिकुलम का कर दिया। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ करिकुलम हेडिंग डालेंगे, उसमें जो आपके अलग अलग टाइप्स है जो कि नोट्स में मेंशन है, उनको सिर्फ मेंशन करना है चार्ट बनाकर, डिफाइन नहीं करना है किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाकर सभी टाइप्स को मेंशन कर देना है। उसके बाद आप लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम, क्योंकि मेन यही है, बाकी सबको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेटेड करिकुलम आप हेडिंग डालेंगे और उसको आप डिफाइन कर देंगे। 1.5 पेज आपका ऑलरेडी हो चुका है, पहले आपने 1 पेज करिकुलम का किया है, उसके बाद आधा पेज आपका चार्ट में चला गया जहाँ के आपने टाइप्स लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है आप इंटीग्रेटेड करिकुलम के हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप 1 दे, 2 दे, 3 दे, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आपने इंटीग्रेटेड करिकुलम को अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया, आपके लगभग यहाँ पर 2.5 से 3 पेज फिल हो जाएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम डालकर वहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स है ज़्यादा, 8-10 पॉइंट है, आप सिर्फ पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स है कम के 3-4 ही पॉइंट्स है, तब आप उनको हेडिंग बनाइएगा, उनके अंदर लिख दीजिएगा। नहीं कुछ आ रहा है समझ में तो एग्जाम्पल ही लिख दीजिएगा। क्लियर है सभी के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म रीडिंग। रीडिंग टर्म को डिफाइन करना है। पॉइंट आउट वेरियस स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव रीडिंग।
हमको अलग अलग इफेक्टिव रीडिंग किस तरीके से बना सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करना है। ठीक है, मेनली यहाँ पर क्या है, हमें रीडिंग स्किल को डिफाइन करना है। हम रीडिंग स्किल क्या होती है, सबसे पहले तो हम रीडिंग शब्द को, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे स्किल नहीं जुड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग हेडिंग डालेंगे और एक पढ़ना क्या होता है सिर्फ वो बताएंगे। पढ़ने की स्किल क्या होती है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ रीडिंग ही होती है। रीडिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा बताइए कोई भी मेंबर। व्हाट इज रीडिंग? मैम जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसे रीडिंग कहते हैं। हाँ ये तो पता है, रीडिंग पढ़ना, मतलब इसको थोड़ा डिफाइन कैसे करेंगे? मैम जब हम लिखित शब्दों को पढ़ते हैं मैम। लिखित शब्दों को बोलकर पढ़ते हैं। जब हम समझ के पढ़ते हैं तो उसे रीडिंग कहते हैं। देखिए जब हम, मैम हाँ बताइए। मैम रीडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो तेज बोलकर और एक मनपसंद। नहीं ये चीज़ है थोड़ी, हमें अभी उस पर तो आई ही नहीं ना, हम तो पहले नॉर्मली रीडिंग क्या है वो बताना है। हेलो। हाँ जी बताइए। मैम किसी भी हाँ भाषा के अंकित चिन्हों को या फिर लिपि हाँ को अगर हम मतलब उनको अपनी आवाज के द्वारा पढ़े हाँ हाँ तो हम इस क्रिया को रीडिंग करें। हाँ देखिए, जब लिखे हुए चिन्हों को, ये हमारे लिए जो भी कुछ सामने लिखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये एक तरीके से चिन्ह है, साइन है। ठीक है, जब हम लिखे हुए चिन्हों को, सिंबल्स को डिकोड करके उनको बोलते हैं तो वही हमारा पढ़ना या रीडिंग कहलाता है। और हम रीडिंग को बिना, या पढ़ने को हम बिल्कुल बिना हिचकिचाए परफेक्टली या एक लय में आराम से पढ़ सके, यही हमारी रीडिंग की स्किल या पठन कौशल कहलाता है। तो पहले हमने रीडिंग को डिफाइन किया, उस एक या दो लाइन में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद रीडिंग स्किल हेडिंग डालेंगे, उसके बाद रीडिंग स्किल को डिफाइन करेंगे कि एक प्रॉपर वे में पढ़ने की जो कौशल होती है वही हमारी रीडिंग स्किल या पठन कौशल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो जो पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखाए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप स्ट्रेटेजीज लिख लीजिएगा और उसके बाद बाकी के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको आप बाद में कर लीजिएगा। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना है। अब आप अगर ये सोचेंगे कि आपके नोट्स में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है प्रॉपर एक एक चीज़ आपको वही मिले, एक दो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, टीचिंग आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एजुकेशन क्या है और टीचिंग क्या है। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में आपने सबसे पहली यूनिट में ही पढ़ा होगा कि टीचिंग क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं। ठीक है, टीचिंग है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम किसी भी बच्चे को कुछ चीज़ सिखाते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने का जो तरीका होता है या कोई प्रक्रिया होती है वो हमारी टीचिंग होती है। ठीक है, टीचिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बालकों को शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आराम से अच्छी तरीके से टीचिंग को डिफाइन कर देंगे पूरी तरीके से, और नेचर ऑफ टीचिंग को आप जो है लिख सकते हैं। इसका एक प्रॉपर आंसर अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट ईयर की टेक्नोलॉजी बुक उठाइएगा, उसकी फर्स्ट ही यूनिट में टीचिंग क्या होती है वो आपको मिल जाएगा, उसका पूरा डिटेल में मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेचर क्या होती है, वो सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप चाहें तो जो टीचिंग के आपके लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं जो आपने टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन, अंतर विषयक सह संबंध, ये आपका एक तरीके से है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आप सभी को। इसके बाद शॉर्ट आंसर आते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता क्या होती है, बताइए इसके बारे में। आई थिंक नोट्स में है थोड़ा सा इसके बारे में। आप इसमें यही है कि हमारी नॉलेज होती है वो मतलब वैलिड होनी चाहिए, मतलब ट्रूथ होनी चाहिए। मतलब जैसे हमें कोई सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से ही हमारी नॉलेज बनती है। मैम इसमें वही सब कुछ है।
नहीं, वो तो आपने नॉलेज को डिफाइन कर दिया, ये सही है। इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पूछा है, अब यहाँ पर नॉलेज को नहीं पूछा, लेकिन हाँ हम अपने आंसर को बनाने के लिए पहले नॉलेज को डिफाइन करेंगे। क्योंकि नॉलेज को क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसीलिए हम सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे 5 से 10 लाइन में कि नॉलेज होती क्या है। उसके बाद अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाएंगे, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछते कि व्हाट इज़ द नॉलेज एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, तब हम नॉलेज को डिफाइन कर दे और नॉलेज की जो नेचर वगैरह है उन सब हेडिंग्स को डाल सकते थे। लेकिन अब हमें वो सब नहीं डालनी, केवल नॉलेज को ही ब्रीफ में 5 से 10 लाइनों में हमें लिखना है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की हेडिंग डालकर आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट्स में आपको ये थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन का ऐसा है कि आपको बुक्स वगैरह से नहीं मिल पा रहा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बाद में व्हाट्सएप वगैरह पर डिस्कस कर सकते हैं। चैट आई थिंक ऑन है आपके ग्रुप की, राइट? यस मैम। हाँ, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो फिर एक दिन डाउट सेशन में आपका सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। तो समाज क्या होता है, सोशल के बारे में ही आपको बताना है, मतलब सोसाइटी के बारे में बताना है कि सोसाइटी क्या होती है। इसमें आप चाहें तो बाद में सोशल चेंज एंड ऑल इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं अपने आंसर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन स्किल, उच्चारण कौशल क्या होता है। अब इसके प्रॉपर नोट्स तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। आप पहले स्किल्स क्या होती है, कौशल क्या होते हैं। जब हम किसी भी एक पर्टिकुलरली फील्ड में जब हम निपुण हो जाते हैं, उसके काम को परफेक्टली वे में करने लगता है, तब हम ये कहते हैं कि हाँ इस फील्ड का कौशल, इस फील्ड की स्किल जो है हमें आ चुकी है। इस तरीके से आप स्किल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन स्किल को डालकर उसके बारे में जितना आप जानते हैं वो थोड़ा बहुत आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेज पूछा गया है इम्प्रूव राइटिंग स्किल, लेकिन पहले हम राइटिंग स्किल को डिफाइन करेंगे कि राइटिंग स्किल होती क्या है। उसके बाद वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल डालकर उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब क्योंकि मेन क्वेश्चन है तो उसके पॉइंट्स को हेडिंग में बनाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लगभग 2 पेज का आपका ये आंसर होना चाहिए जो कि मेन क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आंसर छोटा पड़ जाता है, आपका आंसर कम रह जाता है, तब आप लिख सकते हैं राइटिंग स्किल की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस जो उसमें आपकी लिखी हुई हैं सारी, नोट्स में जो आपका सब कुछ लिखे हुए वे सारी हेडिंग्स जो है उसमें डाल सकते हैं। क्लियर है मैम? इनमें पॉइंट वाइज ही लिखने होंगे ना, ज्यादा डिटेल में तो लिखना नहीं है इनमें। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 से 2.5 पेज में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल, तो 2 से 2.5 पेज में कम से कम ये 1 पेज का तो आपको ये पूरा डिटेल में लिखना ही लिखना है। आप इनको चाहे, अगर आपके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 8 से 10 पॉइंट है, तब आप पॉइंट्स में कर दीजिएगा। पॉइंट 2-3 ही है, 3-4 पॉइंट्स है, तब आप उनको पहले पॉइंट्स को मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद उनको हेडिंग में कन्वर्ट करके आप उनको लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी जीज व्यूज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। गांधी जी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में बताना है। तब हमें इसमें क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है इसको आप पूरी डिटेल में डिफाइन करेंगे। डिटेल का मतलब अच्छे से करेंगे, लगभग हाफ पेज या 1 पेज आपका हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद गांधी जी के जो एजुकेशनल थॉट्स थे आप उनको बताएंगे, ठीक है। गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं उनको बताएंगे, 4-5 लाइन में आपका ये आ गया। फिर आप मेन हेडिंग डालेंगे गांधी जीज व्यूज़ ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वहाँ पर जो गांधी जी की क्राफ्ट एजुकेशन थी, या आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि गांधी जी जो है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया था, जहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाता था। तो गांधी जी अपने करिकुलम में ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो कि एक्टिविटी पर बेस्ड हो, जो कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह। उन सभी पॉइंट्स को आप जो है यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बाद में मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स है, जिसमें कि आपके हिल्दा ताबा मॉडल आते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सिर्फ नेम्स लिखने हैं, ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस नहीं करना। अभी आपका क्वेश्चन शॉर्ट में है तो उसका अकॉर्डिंग लिखना तो पड़ेगा। तो पहले आप करिकुलम लिखेंगे, करिकुलम क्या होता है। उसके बाद करिकुलम के जो मॉडल्स हैं उनके सभी के नाम्स आप मेंशन करके सिर्फ और सिर्फ हिल्दा ताबा मॉडल को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। आपका सिलेबस में भी सिर्फ और सिर्फ हिल्दा ताबा मॉडल है, बाकी मॉडल्स आपके सिलेबस में नहीं है। हिल्दा ताबा मॉडल क्लास में हुआ या नहीं? मैम नहीं हुआ है। चलिए उसको भी कराना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें पहले आप करिकुलम बताएंगे,
उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क बताएंगे। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर NCF लिख सकते हैं कि NCF जैसे था करिकुलम फ्रेमवर्क करके। लास्ट में नॉलेज एंड स्किल की डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर पहले आप नॉलेज और स्किल को अलग अलग डिफाइन कर देंगे और उसके बाद एक टेबल बनाकर दोनों में क्या डिफरेंस है उन पॉइंट्स को आप मेंशन कर देंगे। तो ये था आपका पेपर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनके आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।